हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी और उसे किस कारक द्वारा, किस फैक्टर द्वारा शो किया जाता है और उसे प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें केंद्रीय सेंट्रल मेटल आयन लिगेंडों से उसमें घिरा रहता है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंडों के बीच में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखा था कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अगर यदि इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन, धातु आयन, सेंट्रल केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब उस किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व साम्यावस्था पर भाग लेने वाली दोनों स्पीशीज़ के बीच संगुणन की मात्रा पर निर्भर करता है। उनमें कितना आकर्षण है, उनके अंदर कितनी बंधुता है, यानी संगुणन है, कॉम्बिनेशन उनका कितना अच्छा है। ठीक है, अब ये अट्रैक्शन फोर्स कितना अधिक है इसको हम कैसे मापें? उसको मापने के लिए अपन ने एक कांस्टेंट दिया, उसको बोलते हैं हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्थायित्व स्थिरांक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, अब ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट मापने के भी दो तरीके हैं, दो प्रकार के हैं। हालांकि आपकी आरबीएसई की बुक में एक ही दे रखा है, लेकिन मैं डिटेल में जो आगे जाकर के भी आप देखेंगे सीबीएसई की बुक्स में दो प्रकार दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी दो बता रखे हैं। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी स्थायित्व स्थिरांक दो प्रकार का है। एक तो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और एक है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं पदशः स्थायित्व स्थिरांक। ठीक है, अगर किसी संकुल का निर्माण अलग अलग पदों में होता है, मतलब पहले एक लिगेंड जुड़ेगा, फिर दूसरा लिगेंड जुड़ेगा, फिर तीसरा लिगेंड जुड़ेगा, फिर चौथा लिगेंड जुड़ेगा, यानी क्रमानुसार हो रहा है ना, विभिन्न पदों में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो हर पद के लिए एक अलग स्थिरांक होगा जिसे हम कहते हैं पदशः स्थायित्व स्थिरांक या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। माना कि कोई मेटल है, उससे कोई लिगेंड जुड़ा, ठीक है, और ये बना Ml। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो गया? K1। फिर ये जो Ml था उसमें दूसरा लिगेंड जुड़ा, ये बन गया Ml2। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? K2। फिर Ml2 में तीसरा लिगेंड जुड़ा, बन गया Ml3। इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है K3। और Ml3 में एक L और जुड़ा, चौथा, बन गया Ml4। इसका स्थायित्व स्थिरांक है K4। तो यहाँ पर K1, K2, K3, K4 हर पद के लिए अलग अलग हैं। ठीक है, अच्छा, ये K1 कैसे निकाला? हम जानते हैं राइट हैंड साइड में जो होगा वो ऊपर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में M और L, तो M की सांद्रता और L की सांद्रता है ना। एक्टिव मास है ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, जिसको एक्टिव मास भी कहते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वर्ग कोष्ठक के अंदर इसको प्रदर्शित करते हैं। अब ये सेकंड वाला है, इसके अंदर भी आप देखिए जो प्रोडक्ट साइड है Ml2, इसको लिखेंगे हम ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में Ml2, अपॉन में देखिए कौन कौन से Ml, तो ये Ml को रखा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये है L, इसको रखेंगे हम L इसमें। इसी प्रकार K3 और K4 भी निकालेंगे। तो हर पद के लिए जैसे जैसे लिगेंड जुड़ता जाएगा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई भी लिगेंड जब स्टेप में बनता है तो हर स्टेप के लिए जो अलग अलग कांस्टेंट होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये इक्विलिब्रियम है। देखो धातु आयन है, ये लिगेंड से जुड़ करके Ml बना रहा है और Ml पुनः इनमें बदल रहा है, तो एक क्या और इक्विलिब्रियम बन रहा है यहाँ पर। और जब भी कहीं पर साम्यावस्था बनती है तो उसका एक साम्यावस्था स्थिरांक होता है, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हर पद के लिए साम्यावस्था स्थिरांक है वो कहलाता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आप समझ गए होंगे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं समग्र स्थायित्व स्थिरांक, ओवरऑल
स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर इस रिएक्शन को हम स्टेप वाइज ना करके पूरे ओवरऑल रूप में देखें तो क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, ऊपर 4 लिगेंड क्रम से जुड़ रहे थे। पहले पद में एक लिगेंड जुड़ा, दूसरे पद में दूसरा लिगेंड जुड़ा, तीसरे पद में तीसरा लिगेंड जुड़ा, चौथी स्टेप में चौथा लिगेंड जुड़ा। लेकिन यहाँ पर चारों लिगेंड एक साथ अगर हम इन तीनों सबको जोड़ दें तो चारों लिगेंड को समग्र रूप से 4L लिख दें, M+4L ML4, है ना। तो ये जो साम्यावस्था है, इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको हम या तो बीटा से शो करते हैं या KS से शो करते हैं, ठीक है। अभी RBSc की बुक में KS बता रखा है, पुरानी बुक्स में कई बुक्स में बीटा बता रखा है, ठीक है। और बीटा 4 को लिख रखा है क्योंकि 4 लिगेंड इसलिए मैंने लिख रखा है। तो क्या हो जाएगा, ML4 राइट हैंड साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन M, और 4L तो L की घात 4 आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आगे का गुणांक होता है वो घात के रूप में आता है, यहाँ पढ़ चुके 11th में, ठीक। तो ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए है ना, यानी कि पूरी रिएक्शन होने के बाद जो निकलेगा उसको हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन के लिए, उसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और हम जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो मूल रूप से अगर आपको केवल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहेंगे तो ये मुख्य है, आपकी बुक में यही है। पदशः स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपके कोर्स में नहीं है, आपके राजस्थान बोर्ड में केवल ये है RBSc में। तो आप इसी को मानिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट यही है आपके कोर्स के हिसाब से RBSc के लिए, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन क्या होता है भाई, पदशः स्थायित्व स्थिरांक और समग्र स्थायित्व स्थिरांक में। तो जो बीटा है वो क्या होता है, K1 × K2 × K3 × K4, ये रिलेशन होता है इनके बीच में। अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, देन वी कैन से दैट ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 4 इज इक्वल टू K1 × K2 × K3 × K4, ठीक। तो ये 2 प्रकार के स्थायित्व स्थिरांक हमने देखे। अब हम देखते हैं इन स्थायित्व स्थिरांक से फ़र्क क्या पड़ता है। अब हम जहाँ पर भी स्थायित्व स्थिरांक की बात कर रहे हैं वो बीटा या KS की कर रहे हैं, स्टेप वाइज की नहीं कर रहे हैं, वो तो एक प्रकार था। लेकिन जनरली हम जो स्थायित्व स्थिरांक बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ही हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट लेते हैं अकाउंट में। चलो, तो स्थायित्व स्थिरांक का मान स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। यानी KS का मान बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं अलग अलग संकुल दे रखे हैं। हेक्सासाइनोफेरेट दे रखा है, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है 1.2 × 10⁻31, लेकिन Fe6 4 माइनस होगा हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा 1.10 × 10⁻6। देखो कितना फ़र्क पड़ गया, है ना। यानी Fe6 3 माइनस संकुल Fe6 4 माइनस संकुल से ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। इसी प्रकार से कोबाल्ट के दोनों ले हम, CONH362 प्लस इसका होता है 1.12 × 10⁻6 और CONH33 प्लस इसका होता है 5.0 × 10⁻33। देखिए आप, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी ये 3+ वाला इस 2+ वाले से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो देख लीजिए आप। सबसे पहला है आपका केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति कैसे भाई, कि केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, सबसे पहले प्रकृति भी 2 प्रकार की, एक तो आवेश, तो सेंट्रल मेटल आयन पर जैसे ही चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ेगा। तो देखिए आप Fe6 4 माइनस में आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, Fe6 3 माइनस में आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। तो चार्ज +3 में ज़्यादा है तो KS का मान बढ़ गया, इसलिए ये मोर स्टेबल है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अगर आवेश बराबर हो तो ये देखा जाता है कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। जिस धातु आयन का आकार छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वैसे भी हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आयन का आकार छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और आवेश समान हो, अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों पर सेम हो तो हम देखेंगे आकार किसका छोटा है, ठीक है। इसका मतलब स्टेबिलिटी जो होती है वो केंद्रीय धातु आयन पर धनावेश बढ़ने के साथ बढ़ती है
और आकार बढ़ने के साथ घटती है, उल्टा होता है आकार में। आकार जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, आकार जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना छोटा मेटल आयन होगा उसको उतने लिगेंड अच्छे से घेर सकेंगे, है ना। तो छोटा आयन जो रहता है, धनायन जितना छोटा होगा वो ऋणायन को उतना अच्छा ध्रुवित कर सकता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। दूसरा है आपकी लिगेंड की प्रकृति। लिगेंड जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वह उतना ही अधिक स्थायी संकुल यौगिक बनाता है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति है क्षारीय प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन युग्म देना युग्म ग्राही कहलाता है क्षार, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना कहलाता है अम्ल, अम्लीय प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो CuCN4 2- हो और यह है CuNH3 4 2+। ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमको। देखिए इसमें Cn- प्रबल लिगेंड, Cn- लिगेंड है, इसमें NH3 लिगेंड है, देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर Cn- लिगेंड साइनो लिगेंड जो है वो एमीन से अधिक क्षारीय है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा लिगेंड अधिक क्षारीय है। अगर दो लिगेंड हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो देख लीजिए कौन सा अधिक क्षारीय, किसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। यहाँ साइनो की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर Ks की वैल्यू देखो 2.0 × 10⁻27 और इसकी 4.5 × 10⁻11, यानी ये ज़्यादा स्थायी होगा क्योंकि ये ज़्यादा क्षारीय है इसमें लिगेंड, और लिगेंड ज़्यादा क्षारीय होने से इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा है। ठीक, तीसरा है आपका किलेटीकरण। आपको मैंने जब लिगेंड बताए थे तब बताया था कि कीलेट वाले का बनती, कीलेट लिगेंड जो होते हैं, जो बहुदंतुर लिगेंड होते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो वो क्या करते हैं, वलय जैसी संरचना बना देते हैं, है ना। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होती है वो मोर स्टेबल होती है एक दंतुर लिगेंड की अपेक्षा। तो कीलेट लिगेंड से बने संकुल का स्थायित्व एक दंतुर लिगेंड के से बने संकुल से अधिक होता है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। और अंतिम क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव, उच्च चक्रण वाले संकुलों का स्थायित्व मैग्नीज और जिंक के बीच में निम्न क्रम में होता है। देखिए आप, क्रम याद करना भी बहुत ईजी है। मैग्नीज 25, 26 आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, क्रम से याद रखना है और बढ़ता जा रहा है आपका स्थायित्व। ठीक है, इस क्रम को प्राकृतिक क्रम, नेचुरल सीक्वेंस या आइविंग विलियम क्रम कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास सारे के सारे संकुल मैग्नीज से लेके जिंक तक के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं और उनके अंदर स्टेबिलिटी देखनी है, तो हमको ये देखना पड़ेगा जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी मैग्नीज से आयरन की तरफ। ठीक है, Mn+2 से Zn+2 की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आप तो कोई भी दो प्रभाव, शुरू के 3 प्रभाव याद रख लीजिए, आपके लिए वो काफ़ी है। तो हमने ये देखा कि किसी भी संकुल की स्टेबिलिटी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, कलर और इनके एक साथ में दूंगा मैं। अब आपका जो इसके बाद टॉपिक बाकी है वो है केवल उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन वेरियस फील्ड्स, और अंतिम है आपका आइसोमेरिज्म, जो कि आरबीएससी के कोर्स से हटा दिया है लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर और इसमें ऐड भी करूंगा। लेकिन आरबीएससी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैंने समावयवता अभी नहीं पढ़ाया क्योंकि वो कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ करके इसको रहने दिया, दूसरे टॉपिक पढ़ा दिए जिससे कि आप उनकी तैयारी कर सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।